नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के काव्यखंड के चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, जैसा कि बहुत ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनतंत्र के जन्म पाठ से हर बार आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके जनतंत्र के जन्म पाठ लिखे हुए रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो आइए थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग आगे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात करें जनतंत्र के जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, तो इनका जन्म जो है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ है। सिमरिया बेगूसराय बिहार में, यानी बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ है। साथियों, इनकी माताजी का नाम मनरूप देवी एवं पिताजी का नाम रवि सिंह था और यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। साथियों, बात करें रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के बारे में, तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने एक लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय, और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए इन्होंने एक उर्वशी नामक रचना लिखी थी जिसके लिए इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया। साथियों, अगर बात करें यह रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, तो यह बिहार यूनिवर्सिटी यानी बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर भी रहे हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे हैं। साथियों, यह छायावादी कवि हैं और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं तथा भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। आइए अब हम लोग जनतंत्र के जन्म पाठ की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी प्रेमघन या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वह कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1904 ईस्वी, ऑप्शन बी है 28 अक्टूबर 1994 ईस्वी, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल 1906 ईस्वी या ऑप्शन डी है 23 सितंबर 1908 ईस्वी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक गांव में। तीसरा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था। किस जिले में? जमुई में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में या सीतामढ़ी में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी किस युग के काल या किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए प्रगतिवाद युग के, ऑप्शन बी आधुनिक युग के, ऑप्शन सी छायावादी युग के या ऑप्शन डी प्रयोगवादी युग के। तो दिनकर जी जो हैं वह छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय भावधारा, ऑप्शन बी प्रगतिवादी भावधारा, ऑप्शन सी सौंदर्यवादी भावधारा या ऑप्शन डी राजनीतिक भावधारा। तो दिनकर जी जो है ना वो राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी मेरे बिना तुम प्रभु। तो यह जनतंत्र के जन्म पाठ से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है साथियों कि दिनकर जी कवि के साथ क्या क्या थे। ऑप्शन ए उपन्यासकार थे, ऑप्शन बी आलोचक थे, ऑप्शन सी
गद्यकार थे? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मिथिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो दिनकर जी जो है ना वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं और बिहार विश्वविद्यालय में वह हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है साथियों कि दिनकर जी की उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए उर्वशी पर नहीं, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी है संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है हुंकार। तो दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी या हुंकार? तो उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 नंबर प्रश्न है साथियों कि कवि दिनकर के अनुसार कौन कौन सोने का ताज पहन करके इठला रही है? भारत माता, देश की मिट्टी, देश की जनता या देश की देवी? तो कवि दिनकर जी के अनुसार कौन जो है वह सोने की ताज पहन कर इठला रही है? तो देश की मिट्टी, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए या गरीबों के लिए? तो दिनकर जी जो है ना वह जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है साथियों कि कवि दिनकर ने दुधु मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन ए अपनी बेटी के लिए, ऑप्शन बी पड़ोस के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी जनता के लिए, ऑप्शन डी है बालिकाओं के लिए। तो कवि दिनकर जी ने दुधमुही शब्द का प्रयोग जो है वह जनता के लिए किया है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी किसान मजदूर या ऑप्शन डी मंत्री? तो कवि के अनुसार जो जनतंत्र के देवता हैं, जनतंत्र के देवता वह कौन है? किसान मजदूर, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 15 नंबर प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था किससे? पद्म विभूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी से या उपयुक्त सभी? तो साथियों भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है साथियों कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी रश्मिरथी, ऑप्शन डी है ग्राम्या। तो कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम्या। अगला प्रश्न है कि किसकी हुंकारों से महलों की निम्न उखड़ जाती है? ऑप्शन ए जनता की आह से, ऑप्शन बी बवंडर से, ऑप्शन सी भूकंप से, ऑप्शन डी जनता की हुंकार से? तो जनता की हुंकार से महलों की निम्न उखड़ जाती है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए दिनकर जी की, ऑप्शन बी है निराला की, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा की या ऑप्शन डी है अज्ञे की? तो सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है जी? दिनकर जी की है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रकृति और श्रृंगार
सौंदर्य या ऑप्शन डी है ओज एक राष्ट्रीय चेतना। तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में जनतंत्र के जन्म पाठ के 19 प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आप 19 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद भी कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग हिरोशिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।